नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कहानी के अगले भाग को पढ़ने से पूर्व हम पढ़े गए अंशों को दोहरा लेते हैं। अब तक हमने कहानी में यह पढ़ा कि विजय सिंह नाम का एक राजा जो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, वह अक्सर रूप बदलकर सामान्य व्यक्ति की तरह लोगों के बीच जाकर उनके हालचाल का पता करता था। एक रात वह इसी प्रकार रूप बदलकर जा रहा था, तभी रास्ते में डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। परंतु 6 नौजवान आकर राजा को बचा लेते हैं और राजा उन सभी को धन्यवाद देते हैं। राजा ने सभी को अपने साथ महल चलने के लिए कहा। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और सभी नवयुवकों की बहुत ही तारीफ करते हैं। अब कहानी के अगले अंश को पढ़ते हैं। अगले दिन दरबार में इन नौजवानों को राजा के सामने लाया गया। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर उन्हें गले से लगाया और मनचाहा पुरस्कार मांगने को कहा। राजा ने कहा, आप बारी बारी से जो चाहे मांगो। अगर मेरे बस के बाहर ना हुआ तो मैं इसी समय आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगा। उन 6 में से जो सबसे बड़ा था, राजा ने पहले उसी से पूछा। एक पल के लिए उसने सोचा और फिर कहा, महाराज, बहुत दिनों से मेरी लालसा थी कि मेरे पास आराम से रहने के लिए एक घर हो। मुझे बस एक अच्छा सा मकान चाहिए। राजा ने उसी समय उस नौजवान के लिए एक आलीशान भवन बनाने की आज्ञा दे दी। अब दूसरे नौजवान की बारी थी। वह अपने पद में तरक्की चाहता था। राजा ने उसे राज्य दरबारी नियुक्त कर दिया और इस तरह उसकी इच्छा पूरी की। तीसरे नवयुवक ने कहा, सरकार, मेरे गांव के लोग हर सप्ताह नगर में सब्जी तरकारी बेचने आते हैं। गांव और शहर के बीच की कोई अच्छी सड़क नहीं है, इसलिए उन्हें बड़ा कष्ट होता है, खासकर बरसात में। मेरी विनती है कि एक अच्छी सड़क बनवा दी जाए ताकि उनका कष्ट दूर हो। राजा ने उसी समय सड़क और पुलों का निर्माण कराने वाले मंत्री को हुक्म दिया कि फौरन सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया जाए। पढ़े हुए अंशों को समझ लेते हैं। दूसरे दिन सभी नौजवानों को राजा के सामने दरबार में लाया जाता है। राजा उस समय उन नवयुवकों के आते ही अपने सिंहासन से उतर जाते हैं, यानी अपने तख्त से उतर जाते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं। राजा ने उन सभी से उस समय कहा कि अब आपके मन में जो इच्छा हो वह आप पुरस्कार के रूप में मांग लो। अगर वह मेरे बस में हुआ, मैं अगर कर सकता हूँ तो ज़रूर अभी के अभी सबकी इच्छा पूरी कर दूँगा। उनमें से जो सबसे बड़ा था, सबसे पहले राजा ने उससे उसकी इच्छा पूछी। उसने कहा कि मेरी बहुत दिनों से यह लालसा है, यानी इच्छा है, चाहत है कि मेरे पास आराम से रहने के लिए कोई घर नहीं है। मुझे अगर अच्छा सा एक मकान मिल जाएगा तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो राजा ने तुरंत ही नौजवान के लिए एक आलीशान यानी बहुत बड़ा भवन मकान बनाने की आज्ञा दे दी। जब दूसरे नौजवान की बारी आती है तो वह कहता है कि उसे अपने पद में तरक्की चाहिए, यानी वह जिस पद पर कार्य कर रहा है उसमें उसको आगे बढ़ना है। राजा ने तुरंत उसे अपने दरबार में नियुक्त कर लिया, यानी जगह दे दी, काम दे दिया और इस तरह से उसकी भी इच्छा पूरी हो गई। जब तीसरे नवयुवक से बात पूछी जाती है कि उसकी इच्छा क्या है, वह कहता है कि उसके गांव में नगर से सब्जी तरकारी बेचने के लिए व्यक्ति हर सप्ताह आते हैं। तो जो लोग उस गांव में आते हैं, उस गांव में आने तक के लिए जो सड़क है वह अच्छी नहीं है और उन लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है। खास करके जब बरसात आती है तो बारिश हो जाने की वजह से सड़क कच्ची है तो वह और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए वह राजा से निवेदन करता है कि एक अच्छी सड़क वहाँ बनवा दी जाए तो लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं होगी। राजा ने तुरंत ही सड़क और पुलों को निर्माण कराने वाले मंत्री को हुक्म दे दिया, आदेश दे दिया कि
तुरंत ही सड़क बन जाना चाहिए और इस तरीके से उसकी इच्छा भी पूरी हो गई। अब कहानी के अगले अंश को पढ़ते हैं। जब चौथे नौजवान से उसकी इच्छा पूछी गई तो वह शर्माते हुए बोला, महाराज, आप मेरे पिता समान हैं, मैं एक सुंदर पत्नी चाहता हूँ। राजा के विदूषक की एक सुंदर कन्या थी। राजा ने विदूषक से पूछा। उसने खुशी से उस नौजवान को दामाद बनाना स्वीकार कर लिया। पांचवें नौजवान ने धन मांगा। उसी समय बोरों में सोना भरकर उसे दे दिया गया। अब छठे की बारी थी। उसने कहा, महाराज, मेरी बस यही इच्छा है कि जब तक मैं और आप जीवित रहें, वर्ष में एक दिन आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर आएं। इस अनोखी इच्छा को सुनकर सब हैरान रह गए। बहुत से लोगों ने तो नौजवान को मूर्ख समझा। स्वयं राजा को भी यह बात अजीब सी लगी कि नौजवान अपने लिए कुछ मांगने के बजाय उसी को अतिथि बनाना चाहता है। लेकिन उसने तो शुरू में ही कह दिया था कि जब तक उसके वश में होगा वह उनकी इच्छा पूरी करेगा। बस फिर क्या था, वर्ष में एक दिन और एक रात उसने उस नवयुवक का अतिथि बनना स्वीकार कर लिया। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। जब चौथे नौजवान से उसकी इच्छा यानी अभिलाषा पूछी गई तो वह शर्माते हुए बोला, आप मेरे पिता समान हैं, आप बड़े हैं, मैं एक सुंदर पत्नी चाहता हूँ। राजा के विदूषक की एक सुंदर कन्या थी। विदूषक शब्द का अर्थ होता है हंसी मजाक द्वारा दरबारियों का मनोरंजन करने वाला या मस्खरा। तो उसकी एक सुंदर कन्या थी। राजा ने विदूषक से पूछा यह बात, क्या वह अपनी पुत्री का विवाह इस युवक से कराएगा? तो उस विदूषक ने खुशी खुशी इस बात को स्वीकार कर लिया। पांचवें नौजवान ने बहुत सा धन मांगा। राजा ने तुरंत ही उससे बोरों में भरा हुआ सोना उसे दे दिया। अब छठे व्यक्ति की बारी आती है। उसने अपनी इच्छा जाहिर की। वह कहता है कि जब तक मैं और आप जीवित रहें यानी जिंदा रहें, तब तक वर्ष में यानी साल में एक बार मेरे घर पर आप मेहमान बनकर आएं। ये इच्छा सुनते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बहुत से लोग उस नौजवान को उस समय बेवकूफ़ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं कि यह कैसी अजीब सी इच्छा इसने मांग ली। मांगना ही होता तो कुछ अपने लिए घर मांग लेता, सोना चांदी मांग लेता, लेकिन इसने तो अपने घर में राजा को मेहमान बनने के लिए इच्छा जाहिर की। अब राजा ने भी उसकी इच्छा को सुनते ही थोड़ा सा राजा को भी अजीब लगता है, लेकिन चूंकि राजा ने पहले ही वादा किया था कि उसके वश में जो होगा वह सभी की इच्छा पूरा करेगा, अंत में राजा भी उसकी इच्छा को पूरी करते हुए इस बात को मान लेते हैं और उसके यहाँ एक दिन के लिए और एक रात के लिए मेहमान बन के जाना स्वीकार कर लेते हैं। अब कहानी के अगले अंश को पढ़ते हैं। अब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी हो गई कि राजा जब नौजवान के घर जाएं तो उनके दौरे का ठीक ठीक प्रबंध हो, ना राजा को किसी प्रकार का कष्ट हो और ना उनके सेवकों को और ना घोड़ों को। बढ़िया सड़क बनाना जरूरी था ताकि राजा का रथ आसानी से जा सके। फिर यह प्रश्न उठा कि राजा एक छोटे से मकान में दिन और रात कैसे काटेंगे, कहाँ उठेंगे बैठेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे, कहाँ सोएंगे। अतः राजसी ठाट बाट के लायक एक महल खड़ा करवाया गया। लेकिन नौजवान अपनी मामूली सी आमदनी में इतने बड़े महल की देखरेख का खर्च कैसे चलाएगा? कैसे राजा और उनके संगी साथियों की देखभाल करेगा? इसके लिए उसे बहुत सारा धन दिया गया, सरकारी खर्च पर नौकर चाकर भी। पुरानी चली आ रही प्रथा के अनुसार राजा किसी राज दरबारी का ही अतिथि बन सकता था, इसलिए उस नवयुवक को राज दरबारी की पदवी भी देनी पड़ी। अब तो उसका उतना ही सम्मान होने लगा जितना किसी राजकुमार का होता था। अभी एक और बात बाकी थी। जिस घर में राजा अतिथि बनकर ठहरेगा उसकी गृहिणी को राजा के मिजाज और पसंद का पता होना चाहिए। इस बात की जानकारी राजकुमारी से अधिक और किसे हो सकती थी। शीघ्र ही नवयुवक से राजकुमारी के विवाह की तैयारियां की जाने लगी। इस तरह केवल एक वरदान मांगकर उस चतुर नौजवान ने वह सब कुछ एक साथ पा लिया
जो पांचों ने अलग अलग मांगा था। कहानी के अंतिम अंश को समझ लेते हैं। राजा ने तो अब उस नवयुवक के घर पे मेहमान बनकर जाना स्वीकार कर लिया था, इसलिए अब जितने भी विभाग थे उन सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि राजा जिस घर में जाएंगे वहाँ पर सब कुछ प्रबंध यानी व्यवस्था ठीक ठीक होनी चाहिए। राजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए और राजा के साथ जो सेवक जाएंगे यानी उनके साथ जो नौकर चाकर जाएंगे और साथ में जो घोड़े रहेंगे उन सब की व्यवस्था ठीक ठाक होनी चाहिए। अब बढ़िया सड़क भी बनाना ज़रूरी हो गया, क्योंकि राजा जिस रास्ते से जाएंगे वह सड़क अच्छी होनी चाहिए। इसलिए राजा जिस रास्ते से उसके घर जाने वाले थे वहाँ की सड़क को भी अच्छा किया गया। अब यह प्रश्न उठता है, नवयुवक के छोटे से घर में भला राजा कैसे रह सकते हैं? कैसे वहाँ पर उठेंगे बैठेंगे, क्या खाएंगे? इन सब की परेशानी अब आ गई। इसलिए अब राजा के हिसाब से एक आलीशान घर बनाया गया और सारी व्यवस्था की गई जिससे राजा को कोई तकलीफ ना हो। और ये सारा खर्च किसका हो गया? सरकारी खर्च के अनुसार, यानी राजा के राजकोष से ही सारे खर्च दिए गए। अब एक और समस्या उत्पन्न हुई। उन लोगों की एक बहुत पुरानी प्रथा चल रही थी। वो प्रथा क्या थी, रीति रिवाज क्या था कि राजा किसी भी राजदरबारी का ही मेहमान बन सकता है, परंतु वह व्यक्ति तो कोई राजदरबार का व्यक्ति था नहीं, यानी दरबार में कोई भी काम नहीं करता था। तो उस व्यक्ति को, उस नौजवान को राजदरबारी की पदवी भी देनी पड़ी, यानी दरबार में उसे काम देना पड़ा। और अब उस व्यक्ति का उतना ही सम्मान होने लगा जितना किसी राजकुमार का होता है। अब एक और बात बाकी रह गई। यह बात क्या थी कि राजा जिस घर में मेहमान बनकर ठहरेंगे उसकी गृहिणी को, यानी घर की मालकिन को राजा के मिजाज का यानी स्वभाव का सब कुछ पता होना चाहिए। राजा को क्या खाना पसंद है, क्या नहीं खाना पसंद है, इन सब की जानकारी उस घर के गृहिणी को होनी चाहिए। राजा के स्वभाव से राजकुमारी ही परिचित थी, इसलिए नवयुवक से राजकुमारी के विवाह की तैयारी अब जल्दी की जाने लगी। इस तरीके से एक वरदान मांगकर उस चतुर नौजवान ने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया, वह सब कुछ हासिल कर लिया जो पांचों व्यक्तियों ने अलग अलग वरदान के रूप में मांगा था।